Hey everyone, what's up? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और we are back with another video and this video will be talk about Next.js और more specifically Next.js 13। तो Next.js 13 में काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स आए हैं इस बार Next.js 12 से। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, डाटा फैचिंग के तरीके चेंज हो गए हैं, ऑप्टिमाइजेशन के काफ़ी न्यू मेथड इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस बार Next.js में इंट्रोड्यूस करी गई हैं। बट डोंट वरी, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए Next.js 13 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए Next.js 13 का, इस वीडियो के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना सकेंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर मैं बोल सकता हूँ इस बार जो Next.js टीम ने रिपोर्ट किया है, इस बार Next.js की डेव टीम ने टूर्बो पैक को यूज किया है इंस्टेड ऑफ वेब पैक। तो टूर्बो पैक से उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट 13 है वो काफी ज्यादा फास्टर हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने कंपेयर भी करके दिखाया है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर है Next.js टीम के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना और सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। Next.js की ऐप बनाने के लिए आपको एक सिंपल सी कमांड देनी पड़ती है जो है npx create next app और उसको नाम दे देते हैं Next.js ट्यूटोरियल कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आप जैसे ही ये करेंगे, ये जितने भी कंप्यूटेशन है वो सारे बिहाइंड द सीन करेगा और काफी सारी चीजें इस बार से डिफॉल्ट ना सेट करके आपसे पूछा जाता है कि आपको वो चीज चाहिए या ना चाहिए। जैसे कि अभी ये पूछ रहा है क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, ओके टू प्रोसीड, तो हाँ भाई प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड के बाद ये टाइपस्क्रिप्ट का पूछ रहा है। वैसे तो ये रिकमेंड है पर इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली नेक्स्ट जेएस की बात करने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट को यूज नहीं करूंगा। ईएस लिंट हाँ कर लेते हैं, टेलमेंट सीएसएस नहीं चाहिए मुझे, और एसआरसी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ऐप राउटर चाहिए हमें, और वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट, यस चाहिए हमें। अलाइज, व्हाट इंपोर्ट अलाइज वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर एट, ओके। तो जब हमारी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो हम वापस आ चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट जेएस ऐप है वो भी बन चुकी है। तो चलो इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपली एक कमांड दे दूंगा कोड डॉट, और ये वीएस कोड में खुल जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी नेक्स्ट जेएस 13 का। तो इसमें आपको एक ऐप का फोल्डर मिल जाएगा और एक पब्लिक का फोल्डर मिल जाएगा। तो पब्लिक में हम अपने एसेट्स और इमेजेस वगैरह रख सकते हैं और बाकी सारी चीजें हम एप्स में करेंगे। तो हमें अपनी जो राउटिंग वगैरह सेट करनी है, जितने भी पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं, वो सब हम ऐप के अंदर करेंगे। अगर आपको चाहिए आप कंपोनेंट सेक्शन या कॉन्टेक्स्ट वगैरह के फोल्डर भी ऐप के अंदर बना सकते हैं, यही रिकमेंडेशन रहती है हमेशा के लिए। पर अगर आपको चाहिए कि आप ऐप के बाहर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर रिकमेंडेशन यही है कि आप वो सारी चीजें भी ऐप के अंदर ही करें। तो ऐप के अंदर हमारे पास एक डॉट पेज डॉट जेएस है जो हमारा होम पेज होता है। तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट कोड वगैरह होता है, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं अभी। और ये जो लेआउट डॉट जेएस है, इस बार जो नेक्स्ट जेएस 13 में आया, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी है मेरे को। इसमें क्या है, पहले क्या करना पड़ता था हमें कि अगर हमारा कोई कॉमन कंपोनेंट है जिसको हमें हर पेज पे दिखाना है, तो हमें उसको हर पेज पे इंपोर्ट करना पड़ता था। पर इस बार क्या किया है लेआउट में, लेआउट जो है वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम अपना कंपोनेंट एक बार इंपोर्ट करेंगे और वो पेजेस पे अपने आप रेंडर हो जाएगा। तो ये एक काफी अच्छी चीज है इस बार नेक्स्ट जेएस 13 में। और उसके अलावा ये ग्लोबल डॉट सीएसएस आपको पता ही है, यहाँ पे आपकी ग्लोबल सीएसएस आ जाएगी। और पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस वो स्पेसिफिक सीएसएस जो आपको पेज डॉट जेएस के लिए लिख रही है। ठीक है, तो चलो इतना काफी है। पेज डॉट जेएस में जाते हैं और ये जो रैंडम कोड है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ अपना लिख देते हैं। h1 टैग में हेलो वर्ल्ड कर देते हैं और हेलो वर्ल्ड करने के बाद सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपल एक कमांड देनी होगी, npm run dev। हम लोग डेवलपमेंट में काम करेंगे इसलिए npm run dev। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हमने जो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो राउटिंग की बात कर लेते हैं। तो राउटिंग क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट जेएस 13 में, कि हमें राउट के जो फोल्डर्स है वो सारे ऐप डॉट जेएस के अंदर बनाने हैं। अगर सपोज तुम्हें एक राउट बनाना है अबाउट सेक्शन का, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाओगे जिसका नाम लिखोगे अबाउट। ठीक है, उस अबाउट के अंदर तुम एक पेज बनाओगे जिसका नाम रखोगे पेज डॉट जेएस या पेज डॉट टीएसएक्स। डिपेंड करता है कि अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो टीएसएक्स, अगर जेएस यूज कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका होता है एक पेज बनाने का। चलो इसको करके देख लेते हैं। तो वैसे तो तुम लोग हमेशा ऐसा करते होगे कि एक फोल्डर बनाया ऐप के अंदर और फोल्डर के अंदर फिर तुमने उसको फाइल बनाई। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें इन सारी चीजों का। सीधे ऐप पेज पे जाओ और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और तुम्हें अभी चाहिए एक फोल्डर अबाउट और उसके अंदर चाहिए एक पेज डॉट जेएसएक्स। बस क्लिक करो और ये तुम्हारा फोल्डर बन गया और उसके अंदर तुम्हारी पेज डॉट जेएसएक्स बन गई। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पेज है, लेट्स से अबाउट है, ये अबाउट कर लेते हैं, इसको इसको भी अबाउट कर लेते हैं और इसको भी लिख देते हैं दिस इज द अबाउट पेज। ठीक है, तो ये हमारा जो यूआरएल है वो है, ये हमारा पैरामीटर है अबाउट। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होता है। ठीक है, तो यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्मॉल लेटर में इसको हमेशा लिखा जाता है।
अब हम वापस अपने ऐप पे जाते हैं और यहाँ पे जाके अबाउट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज आ गया, दिस इज अबाउट। तो ये CSS पहले से ही रिटन है, इसको हटा देते हैं जरा। ये सारी चीज हमें नहीं चाहिए, ग्लोबल CSS भी नहीं चाहिए, सिंपल पेज देते हो हमें, ठीक है। तो दिस इज एन अबाउट पेज, तो ये अबाउट हो गया। अब ऐसे ही करके तुम और भी पेज बना सकते हो। सपोज हमें कोई कॉन्टेक्ट का पेज चाहिए, तो यहाँ पे हम जाके कॉन्टेक्ट पेज डॉट JS कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अबाउट की जगह कॉन्टेक्ट कर देते हैं, कॉन्टेक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गई है, इसको रीनेम कर देते हैं और कॉन्टेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस जाएंगे और कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टेक्ट, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज आ गया, दिस इज अ कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम हमेशा ये बार बार URL वहां पे जाके चेंज थोड़ी ना करेंगे। हमें चाहिए कि एक नैप बार हो या एक कुछ भी हो जिसपे हम क्लिक करें और वो हमें वहां पे पहुंचा दे, इंस्टेड ऑफ की बार बार हम URL जाके चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपोनेंट बना देते हैं, एक कंपोनेंट फोल्डर बनाते हैं। कंपोनेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें नैप बार का फोल्डर चाहिए। नैप बार फोल्डर के अंदर क्या चाहिए, हमें एक नैप बार डॉट जेएस चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट के अंदर हमारा आया नेवर। ये दिख नहीं रहा, अगर मैं एक और कुछ बनाता हूँ कंपोनेंट के अंदर तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर बना देता हूँ एक साइड बार, और साइड बार के अंदर हमें पेज डॉट जेएस चाहिए, या साइड बार डॉट जेएस कर देते हैं, साइड बार, ठीक है। तो देखो, कंपोनेंट के अंदर एक नेवर आ गया, नेवर के अंदर एक नेवर डॉट जेएस आ गया। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको नेवर करते हैं। अब नेवर के अंदर क्या चाहिए, नेवर के अंदर चाहिए हमको लिंक। तो लिंक हम यहाँ से सीधा यूज कर लेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लिंक। अब लिंक में चाहिए हमें अबाउट पेज, और लिंक में चाहिए हमें कॉन्टैक्ट, और एक लिंक में चाहिए हमें होम पेज, ठीक है। तो ये होम कर दिया, ये अबाउट कर दिया, और ये कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें एचएलएफ देना पड़ेगा कि भाई जाना कहाँ है। तो यहाँ होम पेज हमारा रूट है, और जो हमारा अबाउट पेज है वो हमारा अबाउट है, और जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है वो हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सिंपल है ना, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अभी तक। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पता होनी है, अब पता ही होंगी। अब ये नैप बार को हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे होम पेज पे। नैप बार को जैसे मैंने बताया था, अब नैप बार हमें हर पेज पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाके इंपोर्ट कर देंगे। तो सीधा यहाँ पे लेआउट में इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नैप बार। तो ये हमारे हर पेज पे आएगा, ठीक है। चिल्ड्रन के जस्ट ऊपर नैप बार लगा दिया आपने। वापस जाके देखते हैं होम पेज पे जाके, रिफ्रेश करके। हमें कोई एरर मिल गया है, href एक्सपेक्ट स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, कुछ गलत कर दिया क्या हमने नैप बार में। हाँ, ये href होगा, हाँ वी आर गुड टू गो। तो हमारे पास 3 लिंक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अगर मैं अभी अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो हम अबाउट पेज पे आ गए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए, और होम पे क्लिक करता हूँ तो हम होम पेज पे आ गए। तो ये तो हमारी रही सिंपल राउटिंग। अगर हमें राउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप के अंदर जाके उस राउट का फोल्डर नेम बनाओ, और उस फोल्डर नेम के अंदर एक पेज डॉट जेएस या पेज डॉट psx की एक फाइल बना दो, और जो भी कोड चाहिए तो मैं उसके अंदर लिख दो, ठीक है। तो ये होगी सिंपल राउटिंग। अब अगर तुम्हें डायनामिक राउटिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। डायनामिक राउटिंग का भी सिंपल है। जैसे ही इसके अंदर जाओ, एक फोल्डर बनाओ, जैसे आईडी नाम से एक फोल्डर बनाओ, और आईडी के अंदर तुम्हें एक पेज डॉट जेएस बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके तुम यहाँ जाके एक कंपोनेंट बना लो, और ये हो जाएगा तुम्हारा डायनामिक। डायनामिक कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। तो अगर अभी तुम जाके यहाँ पे सपोज कुछ करोगे, तो वो डायनामिक पेज को खोल देगा। देखा तुम लोगों ने, इसने डायनामिक पेज को खोल दिया। अब मुझे चाहिए कि ये जो पैराम्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी आए। तो उसके लिए सिंपल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज अ प्रॉप्स उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पैराम्स को, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा, अब पैराम्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो अगर तुम वापस जाके वहाँ पे देखोगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो देखोगे कि वो आईडी आ गई। अभी मैं अगर इसकी जगह 10 कर देता हूँ तो हम 10 पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गई सिंपल हमारी डायनामिक राउटिंग। अगर कुछ भी तुम्हें करना है तो तुम ये करोगे। अगर अब क्या होगा, अगर मैं 10 की जगह अबाउट को कर दूं तो वो डायनामिक राउटिंग पे जाएगा या अबाउट पेज पे जाएगा,
अबाउट पेज पे जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट.जेएस में ऐसा रूल होता है कि अगर तुमने कोई भी उसको पैरामीटर दिया, अगर किसी भी लिंक पे तुमने उसको राउटिंग दे दी, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि उस राउट का फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो आईडी के लिए जाएगा, अदरवाइज अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो वो उसी फोल्डर को ओपन करेगा या उसी पेज को ओपन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा राउटिंग के बारे में। राउटिंग के बारे में हमने क्या सीखा, तो क्या सिंपली क्या करना है, ऐप के अंदर जाना है, एक फोल्डर बनाना है उसी नाम का जिस नाम का तुम्हें राउट चाहिए, और उसके अंदर एक page.js या page.tsx फाइल बनानी है और अपना सारा कोड वहां लिखना है। अगर डायनेमिक राउटिंग चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक फोल्डर बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आईडी का, और उसके अंदर page.jsx या page.tsx लिखनी है, और उसके बाद सारी चीजें सेम ही है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम पैराम्स को एक्सेस कर पाओ उस डायनेमिक पेज के, तो सिंपल तुम उसको पैराम्स को एज अ प्रॉप्स यूज करो, और जो पैराम्स है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, जो आईडी है तुम्हारी प्रॉपर्टी जो तुमने यहाँ पे नेम दिया है उसको उसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपल है। तो इतना काफी है राउटिंग के बारे में। और यहाँ पे जैसा कि मैंने और बताया कि हाँ, हम लिंक भी यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन राउट करना है तो लिंक का यूज कर सकते हो। चलो अब डाटा फैचिंग की बात करते हैं। तो जब भी हम डाटा फैचिंग की बात करते हैं नेक्स्ट.जेएस में, तो हमेशा दो चीजें सामने आती है, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर्वर कंपोनेंट क्या है और क्लाइंट कंपोनेंट क्या है। अब सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को समझने के लिए उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है, मतलब एसएसआर और सीएसआर। वैसे तो ये दोनों काफी वास्ट टॉपिक है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। तो देखो, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, जितना भी हमारा कोड होता है एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, वो सारा सर्वर पे है। जैसे ये फाइल है, ये हमारी एचटीएमएल की है, और ये छोटे छोटे मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट के, और एक जाइंट फाइल है सीएसएस की है। तो ये सारी चीजें हमारी सर्वर पे होती है। तो जब भी क्लाइंट आके हमारे को कुछ रिक्वेस्ट करता है वेब पेज की, तो उसको हम एक खाली एचटीएमएल पेज भेज देते हैं और जावास्क्रिप्ट भेज देते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे जाके उस पेज को फिर रेंडर करती है, और वहीं पे उस पेज को बिल्ड करके फिर यूजर को देती है। अब उस जावास्क्रिप्ट को उस पेज को बिल्ड करने में जो कुछ भी चाहिए वो बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट करती है, और वो लेके उस पेज को बिल्ड करके यूजर को दे देती है। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है कि जब भी जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन होते हैं, मतलब एसईओज होते हैं, जब भी वो हमारी साइट को देखने जाते हैं तो वहाँ खाली एचटीएमएल पेज होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो साइट है वो रैंक नहीं कर पाती। अब सीएसआर हमने किया, अब एसएसआर क्या है। एसएसआर में हम क्या करते हैं कि हम वेब पेजेस को सर्वर साइट पे ही रेंडर करते हैं, वहीं पे बिल्ड कर लेते हैं। जब भी क्लाइंट हमसे कोई एक वेब पेज मांगता है तो हम उसको पूरा वेब पेज सर्वर साइड पे बिल्ड करके ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले एचटीएमएल भेज रहे हैं, फिर जावास्क्रिप्ट भेज रहे हैं, फिर उसको वहां पे बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एप्लीकेशन का है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आजकल लोग सर्वर साइड रेंडरिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कंपैरिजन टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और ये यही एक बड़ा टॉपिक है नेक्स्ट.जेएस में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसएसआर क्या होता है और सीएसआर क्या होता है। ठीक है, तो सर्वर सर्वर कंपोनेंट भी वैसे ही होता है। सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, जहाँ पे हम जो पेजेस है वो सर्वर साइड पे बिल्ड करते हैं, और क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, जहाँ पे हम पेज क्लाइंट साइड पे बिल्ड करते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, जहाँ पे हम पेजेस सर्वर साइड पे बिल्ड करते हैं, और क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, जहाँ पे पेजेस हम क्लाइंट साइड पे बिल्ड करते हैं। तो यही दो मेन टॉपिक है नेक्स्ट.जेएस 13 में। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वर साइड कंपोनेंट हमें यूज कब करना है और क्लाइंट साइड कंपोनेंट कब यूज करना है, क्योंकि दोनों के अपने ड्रॉबैक है, अपने प्लस पॉइंट है, अपने माइनस पॉइंट है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हमें डाटा फैचिंग करनी हो, एक्सेस बैकएंड रिसोर्सेज कर चाहिए हो, या सेंसिटिव कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जैसे एक्सेस टोकन हो गई, एपीआई की हो गई, ऐसी सारी चीजें हो गई, तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज करना चाहिए, मतलब सर्वर कंपोनेंट का यूज करना चाहिए। और जब भी हमें ज्यादा इंटरेक्टिविटी चाहिए हो अपनी एप्लीकेशन में, हमें इवेंट लिस्टनर अटैच करने हो कंपोनेंट से, हमें स्टेट्स वगैरह यूज करनी हो, हमें लाइफ साइकिल मेथड यूज करने हो जो हम रिएक्ट में यूज करते थे, अगर हमें बस ब्राउजर एपीआई यूज करनी हो, तो इस टाइम पे हमें सीए चाहिए। सीएसआर मतलब हमें क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हम जितने भी बटन क्लिक है, इवेंट लिस्टनर है, स्टेट्स है, यूज इफेक्ट है, ये सारी चीजें हम सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट.जेएस 13 में। तो ये दोनों फर्क है। और बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस के सारे पेजेस, सारे कंपोनेंट सर्वर साइड होते हैं। अगर हमें उसको क्लाइंट साइड बनाना होता है तो हमें उसमें कुछ छोटा सा चेंज करना होता है, या एक लाइन ऐड करनी होती है यूज क्लाइंट, ताकि वो कंपोनेंट क्लाइंट साइड बन जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डाटा फैचिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले app.js में जाके एक फोल्डर बनाते हैं यूजर्स नाम का, users.page.js। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं और ये यूजर्स हो जाएगा। ठीक है, जो पहले हम नेक्स्ट.जेएस 12 में करते थे कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस 13 में चीज़ें इतनी सिंपल हो गई है कि तुम सीधे कंपोनेंट में ही डाटा फैच कर सकते हो। वो कैसे, चलो दिखाते हैं। कांस्टेंट लेफ्ट से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, गेट यूजर डेटा। और अब मुझे एक एपीआई है यहाँ पे, फ्री एपीआई है जहाँ से हम यूजर डाटा फैच कर सकते हैं, वो ले लेते हैं एक।
res is equal to fetch फ्रॉम दिस एपीआई। ठीक है, तो अब ये सिंक्रोनस है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब वेट करना पड़ेगा तो हम पूरे कंपोनेंट को असिंक कर देंगे। बिल्कुल, तो यही बेस्ट फीचर है नेक्स्ट.js 13 का कि हम डेटा फैच करने के लिए पूरे कंपोनेंट को असिंक कर देते हैं। तो अब इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न res.json। ठीक है, तो हमने डेटा फैच तो कर लिया गेट यूजर डेटा में। अब हमें वो डेटा चाहिए यूजर्स में, तो वो कैसे जाएंगे? चलो वो भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कांस्टेंट यूजर्स तो गेट डेटा फ्रॉम यूजर, गेट यूजर डेटा। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है वो असिंक्रोनस कॉल है, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो वेट करेंगे तो इसको असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको असिंक्रोनस कर दिया है। अभी जो यूजर्स है उसमें हमारा सारा डेटा आ गया है, तो उसको मैप करा लेते हैं यूजर्स डॉट मैप ईयरली। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक पैराग्राफ विद ईयरली डॉट नेम। जहाँ तक मुझे पता है कि इस एपीआई में नेम्स है। ठीक है, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब ये एरर दे रहा है, बोल रहे हैं की के लिए। तो की अभी के लिए हम ईयरली डॉट आईडी कर लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं और देखते हैं अपने यूजर्स पेज पे जाके। तो हमें सारे यूजर्स का नेम मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारे यूजर्स का नेम मिल चुका है। इस एपीआई में एक और चीज है पोस्ट के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे चलो कर देते हैं कांस्टेंट गेट यूजर गेट पोस्ट डाटा कर देते हैं, और सेम तुम्हें यही कर। अब सेम चीज तुम्हें यहाँ पे करनी है, कांस्टेंट पोस्ट अवेट गेट पोस्ट डाटा। ठीक है, तो इसको भी मैप करा देते हैं, यूजर्स की जगह पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो होता है वो जहाँ तक मुझे पता है टाइटल होता है। देखते हैं एक बार जाके, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जितने भी पोस्ट के टाइटल है वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, पर अभी भी हमारे कोड के साथ एक परेशानी है। अब वो परेशानी क्या है कि हम लोग यूजर्स और पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। पहले हम यूजर्स के लिए भेज रहे हैं, फिर उसके लिए वेट कर रहे हैं, फिर पोस्ट के लिए भेज रहे हैं, फिर उसके लिए वेट कर रहे हैं। और ये मतलब रिकमेंडेड वे नहीं है। हम दोनों को साथ में कर सकते हैं, क्योंकि यूजर ना तो पोस्ट पे डिपेंड करता है और ना पोस्ट यूजर पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम पे एक फंक्शन होता है promise डॉट ऑल का, तो वो यूज करके हम इन दोनों को एक ही साथ हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे promise डॉट ऑल कर देते हैं, और ये एक एरे एक्सेप्ट करता है सारी रिक्वेस्ट का जितने भी तुम्हें भेजनी है। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं हम, और गेट पोस्ट डाटा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यूजर्स कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो जहाँ भी हमें चांस मिले हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो यार ये हो गया। अब एक पेज बना लेते हैं ऐप में जाके रैंडम के नाम से। तो उसके लिए हम कर देंगे रैंडम पेज डॉट जेएस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, यूजर के ये सारा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे हम कर देते हैं गेट कोड। ठीक है, तो गेट कोड करने के बाद एक एपीआई होती है जो तुम्हें रैंडम एनिम पे कोड देती है, तो इसको उससे रिप्लेस कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और ये नहीं चाहिए हमें पोस्ट डाटा, और गेट कोड को हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। गेट कोड ले लेते हैं, कांस्टेंट QUOT कोड कर देते हैं, और इसके लिए अवेट गेट कोड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें एक कोड चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से कोड डॉट कोड। जहाँ तक मुझे पता है ये एक कोड तो बिना डाल के देगा। ठीक है, सेव करते हैं। तो यूजर्स की जगह हम रैंडम पे जाके देखते हैं। तो ठीक है, तो हमने रैंडम एपीआई यूज करके यहाँ पे एक कोड जनरेट कर लिया। तो इसका मतलब कि ये रैंडम एपीआई है,
मतलब जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो मुझे एक नया कोड ला के देगी। तो मैंने रिफ्रेश किया पर उसने मुझे नया कोड ला के नहीं दिया। इसका मतलब क्या एपीआई काम नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है। तो जनरली क्या होता है, नेक्स्ट जेएस में हम कैश यूज करते हैं, जो इसका डिफॉल्ट कैश है वो है फोर्स कैश। मतलब हर एपीआई रिक्वेस्ट पे हम डाटा को फैच नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी कोई एक एप्लीकेशन है और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं होती है, मतलब उसका डाटा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, सपोज एक सब्सक्रिप्शन पेज है किसी एप्लीकेशन का, तो अब सब्सक्रिप्शन पेज बहुत ज्यादा चेंज तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं हमने आज सब्सक्रिप्शन कुछ और किया और कल सब्सक्रिप्शन पेज चेंज कर दिया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब भी यूजर आके इंटरेक्ट करता है उस पेज से, तो हम बार बार रिक्वेस्ट सर्वर पे मारने की जगह उसको कैश में स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी यूजर उस एप्लीकेशन पेज से इंटरेक्ट करता है, तो उसको जो भी डाटा चाहिए होता है हम कैश से लाके उसको वही दे देते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो कैश काफी ज्यादा फास्ट होती है, तो इससे हमारी जो डाटा लोडिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है। ठीक है, और सेकंड जो हमारे सर्वर पे एपीआई कॉल्स है वो कम यूज होती है। तो इसलिए सेम चीज नेक्स्ट 13 में होती है। हर एपीआई रिक्वेस्ट के लिए ये डाटा फैच नहीं करता है। अब पर अगर तुम्हारी एप्लीकेशन है इसकी जहाँ पे तुम्हें इंटरेक्ट ज्यादा करना है और तुम्हें चाहिए कि वो हमेशा फैच करे जब भी तुम एक नई रिक्वेस्ट करो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा ये जो फैच है इसके आगे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कैश नो स्टोर। तो इससे क्या होगा कि वो फैच करेगा जब भी कोई एपीआई कॉल जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ पुराना वाला डाटा दिखाने के चक्कर वो दोबारा से एपीआई कॉल भेजेगा। मतलब जितनी बार तुम रिफ्रेश करोगे वो उतनी बार नई कॉल भेजेगा। अगर अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आई शुड गेट अ न्यू कोड और मुझे वो मिल गया। ठीक है, अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे फिर से एक नया कोड मिल गया। तो ये होता है कैश में कि तुम नो स्टोर, तुम कैश स्टोर नहीं कर रहे हो, तुम चाहते हो कि जब भी मैं एपीआई रिक्वेस्ट भेजूं तो हर बार मुझे नया डाटा फैच करके लाओ। ठीक है, तो नो कैश की जगह एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, वो है नेक्स्ट रीवैलिडेट। तो नेक्स्ट रीवैलिडेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी तुम पेज रिफ्रेश करो, अगर तुम्हारा पेज रिफ्रेश हो गया है गलती से, कुछ भी हो गया है और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा डाटा चेंज ना हो, तो हम रीवैलिडेट कर सकते हैं उसको। मतलब अगर तुम कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, डाटा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक 10 सेकंड नहीं हो जाते। मतलब 10 सेकंड के बाद ही एक नई रिक्वेस्ट आएगी। सर्वर पे जाता हूँ और उसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो कोड चेंज हो गया, मतलब 10 सेकंड हो गए थे। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो कोड चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक 10 सेकंड नहीं हुआ। जैसे ही 10 सेकंड हो जाएंगे वो कोड फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है रीवैलिडेट। और यहाँ पे जो तुम टाइम सेट करते हो वो सेकंड में करते हो। अब तुम उसको चाहे 10 करो, 20 करो, 40 करो, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि हम सर्वर साइड फैच कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार कि क्लाइंट कंपोनेंट में हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अब सपोज तुम्हें एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, अबाउट पेज कर देते हैं। अबाउट तो बन चुका है ना हमारा। हाँ, तो अबाउट को ही कर लेते हैं। तो अबाउट में जाके यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए जो है क्लिक मी। तो जब भी इस पे क्लिक हो, तो ऑन क्लिक करने पे हमें क्या चाहिए, हम उसको अलर्ट कर दें बटन क्लिक। ठीक है, ठीक है। तो अभी तुम अगर वापस जाओगे और तुम अबाउट पे जाओगे, देखोगे तुम्हें ये वार्निंग मिल जाएगी कि इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स बटन ऑन क्लिक। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js 13 में सारे कंपोनेंट सर्वर साइड है, और सर्वर साइड कंपोनेंट में तुम ऐसी सारी चीजें यूज नहीं कर सकते। तुम ऑन क्लिक यूज नहीं कर सकते, तुम बटन कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। तो इसको क्लाइंट बनाने के लिए तुम्हें बस सिंपल से यहाँ पे लिखना है यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट करके तुम वापस जाओगे और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करो और तुम्हारा पेज फिर से ठीक से काम करने लगा। अब तुम अगर इस बटन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन बटन क्लिक। तो हमने फैचिंग का सारा चीज कंप्लीट कर लिया, हमने सर्वर साइड कंपोनेंट देख लिया, हमने क्लाइंट साइड कंपोनेंट देख लिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट.js का, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आए। अगर नहीं समझ आई है तो फिर से आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो फिर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है ऑप्टिमाइजेशन।
ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का। आप कोड तो बहुत सारा लिख सकते हैं पर उसको ऑप्टिमाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस में ऐसी काफी सारी चीजें इस बार इन्वॉल्व हुई है जो आपके कोड को और आपकी एप्लीकेशन को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देंगी। तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। तो इस बार नेक्स्ट.जेएस ने हमें फ्रीडम दिया है कि हम जो एरर्स है उनको खुद हैंडल कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो करना इतना मुश्किल नहीं है। बस एक फाइल की जरूरत है हमें और उससे हम सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ऐप में जाना है और एक फाइल बनानी है, error.js। जो कन्वेंशन है वो यही है, तो नेम शुड बी error.js, नाम वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और ये जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट साइड होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट होगा तभी हो पाएगा। और उसके बाद इसको एरर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जाके पेज पे जाके यूजर्स को यूजर कर देते हैं और वापस जाके देखते हैं अपने एप्लीकेशन पे यूजर्स पेज पे। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे हम देखेंगे कि इस यूजर पेज पे हमें एरर दिख गया है, समथिंग वेंट रॉन्ग। जब भी हमारी एप्लीकेशन में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो वो इस एरर मैसेज वहाँ पे दिख जाएगा, और इस एरर मैसेज को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर यूजर्स पेज को वापस यूजर्स कर देते हैं, ठीक है। अब तो अब एरर की तरह एक और चीज होती है, लोडिंग। तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी सेम ही है। तो उसके लिए हमें ऐप में एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम loading.js देना पड़ेगा। कन्वेंशन पे ध्यान रखना, ये हमेशा loading.js ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जाके कॉपी करके हम लोडिंग में पेस्ट कर देते हैं, और ये भी एक क्लाइंट कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। इसको सर्वर कंपोनेंट नहीं कर सकते। एरर की जगह हम कर देंगे लोडिंग, ठीक है। और ये हमें चाहिए नहीं, इसको हटा देंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है। अब तुम जाके जरा अपने पेज को रिफ्रेश करोगे, ठीक है। तो अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद अब तुम जैसे अबाउट पे क्लिक किया मैंने, तो ये बहुत ज्यादा मिनिमल इसने लोडिंग किया एंड देन क्लिक किया। तो मतलब जब भी आपका पेज आपकी एप्लीकेशन किसी चीज को लोड करने में टाइम लगाएगी तो ये पेज अपीयर हो जाएगा, और जो भी मैसेज आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको दिखाई दे जाएगा ऑन स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई मेन फीचर हमारे एरर और लोडिंग। अब इसके बाद हम स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी कंपोनेंट को स्टाइल करना हो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम अबाउट में जाते हैं। अबाउट में हमारा एक पेज है, बटन। अब चलो इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं, पहले जाके देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। स्टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पेज में एक फाइल ऐड करनी है जिसका नाम होगा page.module.css, ठीक है। यहाँ पे हमने बटन के लिए सपोज एक क्लास दे दी और उसके लिए थोड़ा सा स्टाइल दे दिया। लेट्स से बॉर्डर कर दिया उसका 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और फॉन्ट साइज कर दिया उसका 2 Arial, ठीक है। इतना काफी है। अब हमें क्या करना है, वापस पेज में जाना है, यहाँ पे स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है। स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना कि हम कैसे करते हैं। तो हम करेंगे इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम page.module.css। यहाँ पे हम सारे स्टाइल्स को स्टाइल से इंपोर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्लास नेम देना है बटन को। और क्लास नेम कैसे देना है, हमें ये कन्वेंशन को हमेशा अप्लाई करना है। हमें सबसे पहले स्टाइल्स लिखना है, फिर डॉट लिखना है, फिर तुम्हें क्लास नेम देना है। अब हमने क्लास नेम क्या दिया हुआ है, btn, तो हम क्या लिखेंगे, स्टाइल्स डॉट btn। तो हम यहाँ पे btn कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। वापस जाके देखोगे और रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो हमारा जो स्टाइल था वो हमारे बटन पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, हमें बॉर्डर मिल चुका है, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 2 Arial हो चुका है, ठीक है। तो इतना सिंपल है स्टाइल्स को ऐड करना। और इस बार एक और नई चीज इम्प्लीमेंट करी है यहाँ पे, तो वो है, अगर मैं अभी लेआउट में जाऊंगा तो तुम लोग देखोगे कि अब हम गूगल फॉन्ट को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें अब उसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे इन्होंने कर रखा है, कि इन्होंने इंटर फॉन्ट को इंपोर्ट कर रखा है गूगल फॉन्ट से। ये देखो, इंटर नेक्स्ट फॉन्ट गूगल, और उन्होंने कैसे अप्लाई करा है उसको, बॉडी को बस एक क्लास नेम दिए, इंटर डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो उन्होंने इंटर यूज कर रखा है, और तुम लोग बाकी सारी चीजें भी यूज कर सकते हो, और फॉन्ट है वो सब भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम गूगल की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कितने सारे अलग अलग फॉन्ट है,
तो इनमें से तुम कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते। अगर फॉन्ट के बारे में और जानना है और देखना है तुम्हें, तो तुम यहाँ पे आके रीड कर सकते हो ये आर्टिकल फॉन्ट के बारे में Next.js 13 का। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इतना ही था, मतलब हमने काफी कुछ कवर कर लिया है आज। स्टाइलिंग भी हो गई हमारी, ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। तो मुझे लगता है कि हमने Next.js की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं इस ट्यूटोरियल में। क्लेरिफाई नहीं हो पाया है तो फिर से एक बार टॉपिक को देख लीजिए, और जो भी हो उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी है इस वीडियो में। तो एक भी टॉपिक को मिस करना रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।